अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, शो का आगाज करते हैं और आगाज के साथ ही सबसे खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं कि जो सेहत है वो ही जिंदगी है, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज भी हम सेहतमंदाना तरीके से करें। और सेहत तभी हो सकती है जब हम अच्छी वर्जिश करें, अपने आप को अच्छा रखें, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करें। और सेहत जो है वो ज़हनी सुकून के साथ भी होती है, और ज़हनी सुकून तभी मैसर हो सकता है जब जो है आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी लगती है। और पर्सनालिटी कैसे अच्छी लगती है? जब आप फिट नज़र आते हैं। और व्यूज़, आगे आने वाले कुछ दिनों में शादियां शुरू होने वाली हैं, और शादियां जिस तरह शुरू होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल चाहता है कि हम खूबसूरत नज़र आएँ। और खूबसूरत नज़र आने का तरीका ये होता है कि हम कैसे अच्छे लगें। और अच्छे लगने के लिए हमारा दिल चाहता है कि हम अपना वज़न कम करें, क्योंकि हमें खूबसूरत कपड़े पहनने होते हैं। और लिबास जो होता है ना सिर्फ आपकी जीनत होता है, वरना ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी डेवलप करता है। अच्छा मेकअप, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा जोड़ा और अच्छा लिबास के साथ साथ जो होता है ना, हमें ये होता है कि हम थोड़ी सी डाइट कर लें, अपने आप को बेहतर दिखना चाहिए। और जितनी भी हमारी कजन्स होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आपको एकदम से शादी पे देख के कहते हैं ओह वाह तुमने क्या किया। तो ऑटोमेटिकली हमें वो फिर हमारी जो मेहनत होती है 2-3 महीने की अनथक मेहनत वो याद आती है। मगर हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ गया झटपट फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये है कि अपने फैट को आप 15 से 30 मिनट के दरमियान कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन का तरीका जो है हमने सोचा कि आज हम आपसे शेयर करें। और फैट कल्टिवेशन जो होती है वो किस तरह कराई जा सकती है। 30 मिनट्स के अंदर आपके जो एरियाज, चबी एरियाज, जैसे आपके आर्म्स जो हैं वो हेल्दी हैं, आपकी जो जॉ लाइन है वो ज़रा हैवी नज़र आ रही है, आपका जो नीचे वाला जो टेयर है जिसको हम लोअर बैक कहते हैं, लोअर टीयर कहते हैं, वो हैवी है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं कि 30 मिनट्स के अंदर स्लिम होने का तरीका क्या है। तो ये जादू की छड़ी आ गई है, और जादू की जिस तरह जफ्फी होती है ना, वैसे तरह की जादुई तरीका है जिससे अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वर्दा सिकंदर ने, जो कि फैट कल्टिवेशन एक्सपर्ट हैं। हम उनसे आज जानेंगे डॉक्टर वर्दा जो है पेशेंट्स को कैसे 30 मिनट में पतला करके दिखाती हैं। और ऑटोमेटिकली, और मेरा भी दिल भी किया कि मैं भी जाऊं और मैं देखूं जाके भी 30 मिनट्स में ऐसा कौन सा राज है डॉक्टर वर्दा के साथ जो वो कर देती हैं। बट वेलकम टू द शो डॉक्टर वर्दा। थैंक यू सो मच हिना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। और आते सारा जस्ट आई और जोड़ा, और जैसा कि आप बात करी थी कि शादी सीजन शुरू हो चुका है, शादी सीजन के साथ खूबसूरत जोड़ों में खूबसूरत नजर और फिट आना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पर्सनालिटी और जोड़ा इनहैंस हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर वर्दा, 30 मिनट्स के अंदर ऐसा कौन सा राज आप लेकर आई हैं जिसमें जो फैट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है? अच्छा, हमारे पास जो है वो बड़ा जबरदस्त प्रोसीजर्स, और खास तौर पे वो लोग, आज जैसे हम स्पेसिफिक शादी सीजन को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग जिनकी शादी होने वाली है, वो लोग जिन्होंने शादी पे जाना है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिट नज़र आए और जोड़ों में फिक्स हो। अब होता ये है कि यूजुअली जब बहुत सारे, अब मुझे लगता है वो लोग जो 25 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, शादी झटपट आ जाती है। हाँ। तो शादी जब झटपट आ जाती है तो हमें समझ नहीं आती, इवन दो लोगों को डाइटिंग्स का टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ। कि शादी जी अगले महीने है, उसमें अब डाइटिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ। इसी तरह जिनको शादी का इन्विटेशन भी अचानक आ गया, तो उन्होंने फौरी तौर पर क्या करना है। अच्छा, हमारे पास मौजूद जबरदस्त फैट कैविटेशन ट्रीटमेंट। फैट कैविटेशन में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट रेडिएशंस और इंजेक्टेबल्स भी होता है। बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स हम जितने भी फैट सेल्स हैं उनको हाइपोट्रॉफ कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स। ये एक नॉन सर्जिकल और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिससे बाआसानी आपकी चर्बी विद इन 30 मिनट्स आप जो है इसको लॉस कर सकते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात की है कि अब इसमें हम लोग 3 डिफरेंट कैटेगरीज में फैट कैविटेशन को डिवाइड करते हैं। एक हमारा फैट कैविटेशन वेट लॉस प्रोग्राम होता है, जिसमें हम होल बॉडी को टारगेट करते हैं, वो लोग जिनका पूरी बॉडी का वेट ज़्यादा है। अच्छा, उसमें फैट कैविटेशन के साथ हम 3-4 और चीज़ें जो है शामिल करते हैं, जिसमें वेट लॉस ड्रिप आ जाती है, और उसके साथ कुछ ऐसे मशीनी टूल्स हैं जैसे कि फैट एम स्कल्पचर, EMS,
जिनसे ना सिर्फ उनकी पूरी बॉडी शेप में आती है बल्कि दोबारा चर्बी बनती भी नहीं। किन किन एरियाज में सबसे ज्यादा जो है बेहतर रिजल्ट्स आते हैं? जैसे पेट हो गया, कमर हो गया, बाजू हो गए, या अपर आर्म्स हो गए, या आपके हमेशा से हेल्दी रहते हैं व्हाटसोएवर? आप जितनी भी जिम कर लो आपको बहुत कम फर्क आता है, तो क्या इन एरियाज के ऊपर इफेक्ट्स जो हैं बड़े पॉजिटिव आए हैं? यस, बहुत सारे पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट्स आए हैं। और खास तौर पे ना यूजुअली क्या होता है जब हम जिम करते हैं ना या फिर एक्सरसाइज, इवन नॉर्मल वेट लॉस, इधर से वेट रह जाता है, जैसा कि आपने बात की है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स है। खास तौर पे डबल चिन की बात की जाए, अगर आर्म्स की बात की जाए, थाई फैट की बात की जाए, बेली फैट की बात की जाए, तो इनमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। इससे आपके फैट सेल्स खत्म भी होंगे और दोबारा रिपीटेड वेट आपके अंदर गेन भी नहीं होगा। लाइपोसक्शन से ये जो थेरेपी या फैट कैविटेशन जो है, ये फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सर्जरीज की तरफ जाते हैं तो यू नो दैट सर्जरी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली कट्स हैं, और उसके बाद सर्जरी के बाद रिकवरी फेस बहुत प्रोलॉन्ग है। और खासतौर पे वो लोग जिनकी शादी है वो इतना प्रोलॉन्ग जो है वो प्रोसीजर्स नहीं करा सकते कि जिसमें जी सर्जरी और बाद में हीलिंग टाइम बहुत ज्यादा हो। तो इसमें आपका एक सिंगल कट भी नहीं लगना और उसके बगैर आप जबरदस्त तरीके से अपनी बॉडी को शेप कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहिबा कि ये इंचेस में कम होता है कि बाकी आपके केजीज गिरते हैं? बिकॉज जब केजीज गिरते हैं तो कहते हैं कि आज की बॉडी को वाकई फर्क पड़ा है, इंचेस जो है वो फौरन वापस आ जाते हैं, तो क्या इसमें दोनों में डिफाइन आप करेंगी किस तरह? अच्छा, इसमें ये होता है कि इट्स डिपेंड ऑन योर वेट, आपके बीएमआई पे डिपेंड करता है। अगर तो वजन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आफ्टर वन सेशन ही आपका वेट केजीज में लॉस होने शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका वेट कम है और सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट फैट है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, तो उनमें क्या होता है कि टारगेटली वेट जो है वो लॉस किया जाता है और उसमें इंचेस में फर्क आता है। ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको 4 से 6 सेशंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपका वेट कम है और सिर्फ स्पेसिफिक एरिया है तो वो आपका विद इन 30 मिनट्स एक सेशन में ही फैट गायब हो जाए। 30 मिनट्स के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें कितना फर्क होता है? अगर मैं बात करूं इंचेस में तो तकरीबन 6 से 7 इंचेस फर्क पड़ा होता है। और अगर बहुत आपका वेट ऑलरेडी ज्यादा है, 80 केजी से ज्यादा है, तो आफ्टर 3 डेज आपका 2.5 केजीज तक वेट लॉस हो चुका है। डॉक्टर बता, आपने किन किन सेलिब्रिटीज का जो है वेट लूज करवाया है? कौन कौन से कहते हैं कि वीआईपीज आपके पास आते हैं? वी वुड लाइक टू नो। हाँ, अगर सेलिब्रिटीज की बात की जाए उसमें बहुत सारी कुछ वेल रिनोन मॉडल्स हैं जिसमें 3-4 सेलिब्रिटीज भी हैं। और अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्यूरोक्रेसी में और इस तरह के बहुत सारे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगी, बट ये है कि बहुत सारे वेल रिनोन लोग हैं। और इवन दो बहुत सारे लोग ना सरप्राइज होते हैं कि अभी हमने इन्हें 2-3 दिन पहले देखा था और अब हमने देखा कि इनका जॉब बिल्कुल प्रोमिनेंट हुआ है। अच्छा, इतना वाज़े फर्क आता है? इतना वाज़े फर्क। और खास आपके प्रोसीजर का जो पर सेशन के कितने चार्जेस हैं? अच्छा, इसके लिए आपको बिल्कुल भी गुर्दा नहीं बेचना पड़ेगा। अक्सर लोगों को यही होता है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा। हमारे ट्रीटमेंट्स 8,000 से शुरू होते हैं और 50,000 तक जाते हैं पर सेशन। जी, पर सेशन। इट्स डिपेंड कि आपने होल बॉडी का कराना है, टारगेट फैट है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसिंग डिवाइड की जाती है। अगर हम प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करें, जैसे आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी आपके पास आती है और भी ब्यूरोक्रेट्स के अलावा पॉलिटिशियंस भी आते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बहुत वेट लूज किया है। क्या आपको लगता है उनको देख के कि यही प्रोसीजर उन्हें यूज किया है? बिकॉज दिनों में हमने देखा है ही हैज लाइक लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। अच्छा, उसमें ये प्रोसीजर भी हो सकता है शामिल, आई गेस, बट मेरे ख्याल से कि आजकल जिन्होंने ट्रांजिट वेट बहुत ज़्यादा लॉस किया उसमें ओजेम्पिक शामिल है, कि जिनका हम डिफरेंस, जैसे अगर करण जौहर की बात की जाए और उसके अलावा भारतीय और बहुत सारे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस, इसमें मोस्ट प्रॉबली जो लोगों का एकदम वेट के साथ मसल भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो उसमें ओजेम्पिक शामिल है। और शेपिंग के लिए बिल्कुल सी फैट कैविटेशन भी हो सकता है। अच्छा, फैट कैविटेशन इज नॉट फॉर द वेट लॉस, इज फॉर शेपिंग ऑफ द बॉडी। जो मुझे समझ आई है कि इससे जो है बॉडी शेप जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि इफ इवन यू लूज वेट, उससे शेप आपकी बॉडी सैगी हो जाती है, शेप नहीं आती। अच्छा, इस तरह के ही ना जिन लोगों का वेट ज्यादा है और वेट के साथ उन्हें वेट भी लॉस करना है और बॉडी शेप भी करनी है, उसमें फिर क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें ऑब्वियसली फिर आपकी वेट लॉस ड्रिप भी शामिल होगी, वेट लॉस इंजेक्शन भी शामिल होगा, और उसके साथ जैसे मैंने पहले जिक्र भी किया कि फैट एम स्कल्पचर,
इस तरह की भी 2-3 चीजें हम उनको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं। आई वुड लाइक टू नो कि इसमें कोई डाइटिंग की भी करने की जरूरत है, बिकॉज जो खवातीन जो है आपसे प्रोसीजर भी करा रही हैं उसके बाद आप ये भी कहें उनको जी आपने मुंह भी बंद करना है, खाना भी कुछ नहीं है, तो दैट्स रियली 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 नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑब्वियसली फूड लवर्स होते हैं हमारे यहाँ और खवातीन तो खास तौर पे। तो कितना वेट लूज करने के लिए आपको जिप लगानी पड़ती है अपने मुंह को? Only for 3 days, only for 3 days आफ्टर प्रोसीजर सिर्फ आपने अपनी कार्ब्स को 30% करना है, बाकी आप सब कुछ खाएं, हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है। सिर्फ 3 दिन तक आपने, क्योंकि 3 दिन तक अब बहुत सारे लोगों के सवाल होता है कि जो चर्बी टूटी है ये चर्बी कहाँ गई है, बॉडी के अंदर नहीं है, आपकी बॉडी में होगा स्टीटोरिया कि फैट जो है वो आपके स्टूल के जरिए बॉडी से बाहर निकल रहा होगा। तो 3 दिन तक हम पेशेंट को कहते हैं कि ये प्रिवेंशन जरूर करें पोस्ट ट्रीटमेंट कि आप दोबारा बॉडी के अंदर फैट रीबिल्ड ना करें। तो उसके लिए 3 दिन तक सिर्फ जो कार्ब्स हैं, उसमें भी खासतौर वो कार्ब्स जो कि रिफाइंड हैं, जैसे कि सफ़ेद मैदा, वाइट बेक गुड्स हो गई, तो इन तमाम चीज़ों को 3 दिन के लिए आपने अवॉइड करना है। और उसके अलावा इसमें कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं, आप बेसिक एक्सरसाइजेस इसके साथ कर सकते हैं, वरना इटसेल्फ ये बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस कर देता है। ये जो आपने बताया है कि इससे वेट लॉस होता है, इंचेस कम होते हैं, तो ये कितने सालों बाद या कितने महीनों के बाद आप वापस आ सकता है? अच्छा देखिए, इसमें ना मैं एक चीज़ कहती होती हूँ हमेशा, आप बेराटिक सर्जरी करा रहे हैं, आप लाइपोसक्शन करा रहे हैं, फैट कैविटेशन, अगर बाद में आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर रहे, अब देखिए आपने 10 किलो निकाला है, आपने अगले 10 दिन में डेली इतना खा लिया है कि वो डेली 1-1 केजी बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो जितने भी ट्रीटमेंट है एक बार आपकी बॉडी से वेट लॉस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप लाइफस्टाइल, हाँ आप बाद में बहुत सारा खाते ही रहें, आपका वेट रीबाउंस नहीं होएगा, लेकिन उसके साथ फिर मेंटेनेंस है, आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी डाइटिंग ज़रूर शामिल। मैं ये कहती हूँ कि इसके बाद थोड़ी क्लीन ईटिंग को अगर फोकस कर लिया जाए तो फॉर लाइफ टाइम ये ट्रीटमेंट आपका वेट लॉस करा देता है। अच्छा, जो लड़कियां हैं शादी से पहले जिनकी शादी होने वाली है, उनके जहन में बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, शादी होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक फैमिली प्लान करनी होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे इस चीज़ों को कर्व कर सकती हैं, कितना आपके पास कैसे आ सकती हैं, और उनके लिए कोई आपने स्पेशल कोई ऑफर्स लगाई हैं? बिल्कुल जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी खास तौर पे ये 4 शादी मंथ्स है, और इस पे हम लोग अपने जितने भी फैट लॉस प्रोग्राम्स हैं, कैविटेशन प्रोग्राम्स हैं, फेस लिफ्टिंग है, इन तमाम पे हम लोगों ने 40% तक फ्लैट ऑफ भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छी ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के लिए जबरदस्त डील्स लॉन्च की हैं, और डॉक्टर वरदाद सिकंदर को कहीं भी वो सर्च करेंगे तो दे विल गेट मी। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया कि बहुत सारी लड़कियों के ज़हन में ये सवाल होता है कि शायद इससे कल को प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं गुर्दे जिगर पे। इस जो जितना भी ये प्रोसेस है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि वो लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट देम के जेज में अपने साथ चर्बी नहीं लेके जाएं, बिकॉज अगर आप चर्बी साथ लेके जा रहे हैं तो इट मींस कि आप अपने लिए एक प्रॉब्लम्स का पूरा, जो मैं कहती हूँ एक सैक है, वो साथ लेके जा रहे हैं। वो इस तरह के सबसे डेंजरस है आपके अंदर मौजूद फैट, वो कल को आपकी कंसेप्शन इफेक्ट करती है, वो कल को आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट करती है, ना सिर्फ औरतें ना बल्कि मर्दों में भी आजकल इनफर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए ये आइडियल ट्रीटमेंट है। अगर आपका फैट जिन टारगेट एरियाज पे है जहां पे नहीं होना चाहिए, तो उन पे अगर फैट वो खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अगली जिंदगी आसान होगी और आपके लिए फर्दर फैमिली प्लानिंग करना मजीद ईजी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इवन दो मेरे पास वो औरतें जिनकी फर्टिलिटी इश्यूज चल रहे होते हैं, पीसीओएस का इशू है, आईवीएफ की तरफ जाना है, इन सब ट्रीटमेंट्स में भी बहुत सारी फीमेल्स आ रही होती है, इवन दे हेल्प इन बूस्टिंग योर फर्टिलिटी। अच्छा, यस, रियली, सो इट्स रियली हेल्दी कि आप शादी से पहले कराएं, बिकॉज शादी से पहले ही ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, आपके पास जो खवातीन आएंगी या कोई आना चाह रही हैं, बिकॉज हमने स्पेशली सेगमेंट डिजाइन किया है, उनको कोई टेस्ट कराने चाहिए आने से पहले, यार व्हाट इज द प्रीरेक्विजिट बिफोर कमिंग टू यू? The basic thing we need is that कि एक तो हमारे पास ऑलरेडी फैट का वहीं पे फैट कैपलर होता है जिससे हम चेक करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर चर्बी की तादाद कितनी है। तो आने से पहले इनिशियल टेस्ट तो एक हम खुद भी करते हैं कि जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस इंसान के अंदर विजरल फैट कितना है, नॉर्मल फैट कितना है।
उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, वो लोग जिनको ऑलरेडी दिल का मसला है, ऑलरेडी जिनको PCOS का मसला है, साइकिल रेगुलर नहीं है, तो उस डिजीज़ रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे अगर PCOS का प्रॉब्लम है तो उसमें मैं कहती हूँ FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करा के ज़रूर आए। डायबिटिक पेशेंट है वो अपना HbA1c जरूर करा के, उस डिजीज से रिलेटेड जो बेसिक टेस्ट है वो जरूर हुए हों, ताकि हमें पता हो कि इस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर डिजीज की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो तो उसमें हम बिफोर गिविंग दिस ट्रीटमेंट एक बेसिक वेट लॉस ड्रिप होती है और डिफरेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वो देके और फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिशियल हो जा सके ये ट्रीटमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर वरदा सिकंदर, फैट कैविटेशन एक्सपर्ट। उनका ये कहना है कि जैसे कि आपने उनको सुना है कि शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, जो ख़वातीन अपने वेट से परेशान है अब उनको झटपट जो है जादुई वेट जो लॉस वो मिलने वाला है, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए वेट जो है विदिन 30 मिनट्स उतर जाता है और लोग वाज़े फ़र्क देख सकते हैं, ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और ये सेशन जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक पैसे हैं सेशन के। 8000 से सेशन शुरू हो रहा है और फिर जाएगा 50,000 तक। तो वैसे भी जो लोग हैं वो इतना पैसा लगाते हैं अपनी डाइट्स के ऊपर, अपनी जिम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उनको जाना चाहिए और एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं एआई की, और पाकिस्तान जो है अब तेजी से एआई में कदम रख रहा है। ना सिर्फ कदम रख रहा है बल्कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा रही है, और इसी तरक्की की रोशन मिसाल हैं लाहौर के नौजवान जो इंजीनियर भी हैं, मोहम्मद उस्मान बशीर की सूरत में हमें हासिल हुई है। उन्होंने एआई में बल्कि टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में कहते हैं कम लागत वाला एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, और ना सिर्फ सॉफ्टवेयर तैयार किया है बल्कि अगर हम बात करें वेब RTC एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ एशिया की, तो वो ये अवार्ड भी जीते हैं और पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया है। एआई की दुनिया जिस तरह आगे जा रही है, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं और जितने भी आगे आने वाली यूथ है वो इस दुनिया में कदम रखे, और ना सिर्फ कदम रखे बल्कि अपनी पहचान भी बनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एआई की दुनिया में जो है टेलीकम्युनिकेशन का क्या किरदार है, कैसे आप अपने आप को इक्विप्ड कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी कि कैसे जो है दुनिया बदल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सालों में जो है बहुत सी जॉब जो है वो ऑफलोड हो जाएंगी और एक नई दुनिया जो आबाद होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी जो दुनिया हम आबाद करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बशीर साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मिस आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है एआई की मदद से, वो सॉफ्टवेयर है क्या, वो काम क्या कर रहा है, और आपको अवार्ड किस चीज़ पे मिला है? बेसिकली हमारी जो कंपनी है RTC लीग, उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो एक AI कन्वर्जेशनल एजेंटिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जहाँ पे इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉलिंग होती है, जिसमें हम कस्टमर सपोर्ट नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान लेवल के ऊपर बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पर ह्यूमन एजेंट्स के थ्रू कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा जो AI कन्वर्जेशनल एजेंटिक प्लेटफॉर्म है वो पार्शली एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफलोड कर रहा है उन ह्यूमन एफर्ट्स को, और 24/7 अपनी अवेलेबिलिटी से वो चीज़ें जो है मेक श्योर कर रहा है कि जो असिस्टेंस लोगों को प्रोवाइड करनी है उसमें हम ह्यूमंस को कितना पार्शली ऑफलोड कर सकते हैं। और एंड इंशाल्लाह देयर इज गोना बी अ टाइम के ये जो इंसानों की तो आपने कहते हैं ना दुखती रग पे पांव दिया है कि आप ऑफलोड करने की बातें कर रहे हैं। यहाँ लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि एआई आ रहा है, सब चीजें ऑफलोड हो जाएंगी। बेसिकली पर्पस ये है कि अगर हम उनको वहां से ऑफलोड कर रहे हैं, ह्यूमन डज हैव द एबिलिटी कि वो दूसरी साइड पर भी जा सकता है, उसको मजीद सोचने का टाइम मिल सकता है, वो मजीद एरियाज जो हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, वो वहाँ पर काम कर सकता है और उसके लिहाज से जिद्दत क्रिएट कर सकता है। अच्छा, तो अब आप हमें बताएंगे ना वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें जो है इंसान जो है अपने डिफरेंट जो है हुनर को आजमा सकता है। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं अब तो ड्राइवर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ियां ऐसी आ रही हैं जो कि खुद ड्राइव करेंगी। अब लोगों की भी जरूरत नहीं है, टीचर्स की भी जरूरत नहीं है, हर चीज चैटबॉट्स पढ़ा रही है। तो किस चीज की जरूरत है? देखिए, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है सारे का सारा, हम एआई इज अ हॉट टॉपिक एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसमें
कहा यह जाता है कि भाई अब लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, लोगों का जो है ये नुकसान हो जाएगा, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है एज एन टेक एंटरप्रेन्योर, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आपको घर के कामकाज से या आपको डेली रूटीन के कामों से फुर्सत मिलती है तब आप स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देन आप सोचते हैं कि कोई इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है। तो जस्ट टू गिव यू अ थॉट इन हेयर के जब हम एआई के थ्रू बात करते हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करने जा रहा है या ह्यूमंस की जॉब्स को किल करने जा रहा है, तो उसका कतन मकसद ये नहीं होता कि आप जो है वो हाथ जोड़ के बैठ जाएं कि भी अब हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं है। इसमें पर्पस ये होता है कि ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, मैं अभी इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आना चाह रहा था कि हमारी जो अभी एआई की सारी एडवांसमेंट पूरी दुनिया में हो चुकी हुई हैं, वो सारी की सारी 2 डायमेंशनल टेक्सचुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हुई हुई हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड हमारा 98% बियॉन्ड टेक्स्ट लिमिट्स ऑपरेट करता है। तो अभी एआई की वो वाली लिमिट्स नहीं हुई। हाँ, अभी वो वाली लिमिट्स रियल टाइम जो है कम्युनिकेशन वो क्या होती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन कैसे काम किया जाता है, और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ रियल टाइम कम्युनिकेशन है? ये प्रोटोकॉल जो है ये 2000 से ऑनवर्ड अभी माशाल्लाह 25 इयर्स हो चुके हैं। आई वाज इन माय चाइल्डहुड व्हेन पूरी जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है उन्होंने सोचना शुरू किया कि इंटरनेट के ऊपर ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशंस जो है ना वो वेब के थ्रू होनी चाहिए। तो उस टाइम पे एक प्रोटोकॉल जो वजूद में आया उसको नाम दिया विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्रोटोकॉल्स, वेब आरटीसी। सो बहुत कम लोग जानते हैं इस प्रोटोकॉल के बारे में, और एआई साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अरसे से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये वेब आरटीसी बहुत एक नीश प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2017-18 तब पूरे वर्ल्ड में जो इसका एम्प्लॉयमेंट रेट था हार्डली कोई 10,000 के करीब डेवलपर्स काम कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर। हमारा रोज़मर्रा का जो इंटरेक्शन है रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में, हम अपनी व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो और वीडियो कॉल्स करते हैं, हम जूम की कॉल्स करते हैं, रिमोट कोलैबोरेशंस होती हैं। पूरी दुनिया इस टाइम पे आफ्टर कोविड वो रिमोटली ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है वो सारी की सारी फ्लरिश की है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये रियल टाइम प्रोटोकॉल जो है वो बेस बना बहुत बिलियन डॉलर कंपनीज का, जैसे जिसमें जूम शामिल है, टीम्स शामिल है, गूगल मीट, ये हमारी डेली रूटीन की ऐसी चीजें हैं जहां पे हम वीडियो शामिल है, बिल्कुल मैसेंजर वीडियो शामिल है। एग्जैक्टली। तो आप रियल टाइम जो है कम्युनिकेशन का ये एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो ये जो वेब आरटीसी एक्सीलेंस अवार्ड हुआ है इसमें कितनी नॉमिनेशंस थी, कहां से लोग आए हुए थे, और आप पाकिस्तान से आपको मिल गया, आप यू वन द अवार्ड? या एग्जैक्टली। इसमें सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद मेरे वालिदैन की बहुत एफर्ट्स हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई लाइक फ्रॉम द बर्थ इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं आपके साथ शो में बैठ के बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा क्रेडिट मेरी माँ जी को जाता है, मेरे वालिद साहब को जाता है, और मेरे जो घर से ही मेरी मेंटोरशिप, स्पेशली वो कहते हैं कि जब इंसान कोई बुरी चीज़ करता है तो लोग कहते हैं कि आप अपने गिरेबान में झांको, तो मैं कहता हूँ कि जब इंसान अच्छाई की तरफ भी कोई कदम उठाता है तो इंसान को सबसे पहली जो फुर्सत मिलती है वो इंसान को घर से मिलती है कि भी आपके फैमिली कितनी आपकी सपोर्टिव है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आपके कितने सपोर्टिव हैं। तो मेरे वालिदैन की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और एफर्ट्स हैं, और इवन के अभी जो हमारी कंपनी है आरटीसी लीग, उसमें भी मेरे जो बड़े भाई हैं वो सीईओ हैं। मैं अच्छा, आप दोनों भाई मिलके ये कंपनी जो है रन कर रहे हैं। आपकी कंपनी में कितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं? जैसे आपने कहा कि आईटी की जॉब्स को भी खतरा है, मतलब कि आईटी सेक्टर भी इस वक्त जो है वो ध्यान पे लगा हुआ है, तो आईटी के जो लोग हैं, जितने भी जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, और उनको अब क्या करना चाहिए? हाँ, अभी हमारे पास मोर देन 50 रिसोर्सेज जो हैं वो हो चुके हैं, लड़कियां और लड़के काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट जर्नी ऑफ लाइक 1.5 ईयर, और इसमें मतलब 2 से जो है मोर देन 50 लोगों का जो सफ़र है वो वाज नॉट इजी। इसमें हमने समटाइम्स जो है वो रिस्क बेस्ड हायरिंग्स भी की, समटाइम्स हमने एग्रेसिव हायरिंग्स भी की, और अभी मज़ीद हायरिंग्स चल रही हैं। तो इस पूरा जो हमने ये चैप्टर किया है तय, उसमें एक एआई का फैक्टर अगर मैं अपने जहन में रखूं तो आई वाज द ओनली वन आईटी प्रोफेशनल जिसने, मतलब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि पहले तो हम
फ्रेश ग्रेजुएट्स को मौका देंगे। क्योंकि जब कंपनी आपको स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि भी आपके फाइनेंसेस उतनी इजाजत देते हैं कि भी आप अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। आईटी के अच्छा, एक आईटी प्रोफेशनल वो कितने पैसे लेता है मंथली? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बार बार लोगों को ये इंकरेज कर रहे हैं स्किल्ड बेस्ड बने, आप हुनर सीखें, तो आईटी इज अ हुनर एज वेल, और आईटी में काफी प्रोफेशनल जो हैं अब एडमिशंस भी ले रहे हैं, तो क्या उनकी मंथली पे होती है? अच्छा, मंथली पे बेसिकली अगर तो मैं स्किल्ड इंजीनियर्स की बात करूं और अगर वो किसी रिमोट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो उनकी तो सैलरी बड़े आराम से 30 लाख भी टच कर जाती है। अच्छा। 50 लाख भी टच कर जाती है बाय सिटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा। और जहां पर जूनियर स्टाफ की बात करें कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को नॉर्मली इट बेसिकली डिपेंड अपॉन कि बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एवरेज जो सैलरीज दी जाती हैं वो 50 से 60 के स्टार्टिंग सैलरीज हैं। कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो देन जंप करवा देती हैं अच्छे नंबर्स के ऊपर। सो एवरेज इज के 50 से 100 के बिटवीन जो है इनका स्टार्टिंग हो जाता है। और जो लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, जैसे अक्सर जो होता है मैन पावर ऐसे कंट्रीज की यूज की जाती है जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ से मैन पावर ली जाती है किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो, और वो काम करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के लिए। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बात कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो क्या वो डॉलर्स में कमाते हैं? 100% डॉलर्स में। बेसिकली लोग कहते हैं कि हरकत में बरकत है, यहाँ पर हमने तो ये भी सुना है कि डॉलर में भी बरकत है। और सूरत हाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका, इवन के अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को ऑपरेट कर रहा है। बहुत सारे बिग सॉफ्टवेयर, बिग कंपनीज एट दिस पॉइंट इन टाइम। दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी ओपन एआई, अब आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट विद ओपन एआई एज वेल। और मैंने गूगल की टीम के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने एनएचएस इंग्लैंड के साथ भी काम किया हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स मिलते हैं, कभी बिग प्लेटफॉर्म्स पे जब कहीं पे स्पीच करने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनसे मुलाकात होती है। तो बहुत सारा हमारे पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर इन गूगल, दे आर इन माइक्रोसॉफ्ट, और जितने भी इवन के रोबोटिक्स की भी बहुत सारी ऐसी बिग कंपनीज हैं जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तानी engineers hold talent। अच्छा। हाँ। तो कैन वी compete with our neighboring country, क्योंकि उनकी आईटी इंडस्ट्री has been flourished since long। आपके सामने एक तो एग्जांपल मौजूद है। अभी जो ये वेब आरटीसी एक्सीलेंस अवार्ड एशिया लेवल पे सिक्योर हुआ है, उसके अंदर चाइना और इंडिया से भी लोग आए हुए थे, और मोर देन 70 नॉमिनेशंस तो इस रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे सिक्योर की गई थी। तो ये एक रूम था जहां पर मेरा जो प्रीवियस जितना वर्क जो मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया हुआ है, जिसमें मैं ये लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि भी पाकिस्तान के ही जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ से एक बड़ी एनर्जी मिलती है कि अगर वो लोग पाकिस्तान में ही बैठ के $billion कंपनीज बना सकते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। और ये आज हमें एक रूम मिल रहा है, मुझे, मेरे बड़े भाई को, एंड डेफिनेटली वी आर थिंकिंग कि भी हम एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लैंडस्केप हम बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने एग्रेसिवली एक हॉकी स्टिक की तरह मूव किया है फ्रॉम 1.5 ईयर, अब 2 रिसोर्सेज से मोर देन 50 रिसोर्सेज हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये आगे 500 तक जाएंगे। तो उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी कंपनी जो है किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, या कौन सा ऐसा नया चैटबॉट लेकर आ रही है, या कोई ऐसा रियल टाइम कम्युनिकेशन का कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है? हमारा जो अभी का सबसे फाइनेस्ट जो प्रोडक्ट हमारी डेवलप हुई है वो एआई कन्वर्सेशनल एजेंटिक प्लेटफॉर्म ही है। और मैं ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा कि अगर एक अच्छा लीडर मौजूद हो तो विद फ्रेश ग्रेजुएट्स हमने जो एक प्रोडक्ट अचीव की है, मेरे ख्याल में हमारे पास पाकिस्तान में रहते हुए हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। अभी हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत से बड़े जो बिग जायंट्स हैं उनके सामने जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया और उनसे इंडोर्समेंट भी ली है। एंड इंशाल्लाह ये जो एआई कन्वर्सेशनल एजेंटिक प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, एक तो ये लो लेटेंसी है जिसको आपने कम लागत की बात की है, दूसरा ये है कि भी इसको हम एज ह्यूमनाइज एज पॉसिबल वो बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को ये ना लगे कि भी उनका जो एक्सपीरियंस है उस आवाज़ के साथ वो रोबोटिक है या
वो इमेच्योर रियल टाइम नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद उस्मान बशीर, जिनको वेब आरटीसी एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ एशिया जो है वो मिला है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सी जो है वो हैपनिंग्स हो रही हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो आज के मेहमान खास हैं, आपने उनको हमेशा सी खबरों की जीनत बनते हुए देखा है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, लेजेंडरी उन्होंने फिल्में दी हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं चूड़ियों को, हम कैसे भूल सकते हैं जीवा फिल्म को, हम कैसे भूल सकते हैं मजाजन को, हम कैसे भूल सकते हैं दीवाना तेरे प्यार में, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ बूस्ट किया बल्कि वो दौर जो था वो गुजरा हुआ दौर है। और गुजरे हुए दौर के साथ साथ आज भी हमारे दिलों में वो कहानियां बसती हैं, वो कैरेक्टर्स बसते हैं, वो हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो बसते हैं। और उनके पीछे एक ही नाम था, सैयद नूर साहब का, जिनको आज शो में मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सैयद नूर साहब? बेहतरीन। कितने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई आज, कहाँ गायब हो गए आप? मैं यही हूँ, काम कर रहा हूँ और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सैयद नूर साहब, वो दौर, गुजरा हुआ दौर, क्या हर आपसे आपको देख के एक सवाल उभरता है दिलों में कि क्या वो गुजरा हुआ दौर इंडस्ट्री का, लॉलीवुड का वापस आ सकता है? नहीं, दौर कभी वापस नहीं आते। दौर अपनी तारीख लेके प्रिजर्व हो जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। ये नया दौर शुरू हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, हर चीज़ का, हर लिहाज से अगर आप देखें, आर्ट का, इवन टेलीविज़न अगर आप देखें तो जो ड्रामे आए हैं ये नए दौर के ड्रामे हैं, नई टेक्निकली और राइटिंग साइड में हर तरह से वो एक नई शक्ल लेके आए हैं। तो नया दौर आ गया है। अब नई कहानियाँ बनेंगी, नए फिल्में बनेंगी, नई तारीख बनेगी इंशाल्लाह। बदलते वक्त के साथ साथ हम क्यों नहीं बदले, हम क्यों पीछे रह गए? कोई पीछे नहीं रहा। हमसे मुराद आपकी क्या है? हमारी इंडस्ट्री, फिल्में उस तरह नहीं काम किया, नहीं आई जिस जमाने में आप फिल्म के ऊपर फिल्म फेंकते थे। जिस जमाने में मुझे याद है सिनेमा घरों में टिकट नहीं मिलता था और ब्लैक में टिकट्स होती थी और हम छोटे छोटे होते थे। और हमें याद है कि हम 5-6 सिनेमाज में ज्यादा के पूछते थे टिकट है ईद के दौरान जब छुट्टियां होती थी तो टिकट नहीं मिलती थी। देखें, उस वक्त जो था सिर्फ सिनेमा था। इसके पैरेलल आप देखें टिकटॉक नहीं था, वो ऐप्स नहीं थी जो आप 100 रुपये का लोड करा के मासिस मोबाइल के ऊपर अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं या वाहियात किस्म के कंटेंट जो हैं वो देखते हैं। सिर्फ सिनेमा था। शक्ल बदल गई है। अब सिनेमा जाना कोई चाहता नहीं है। कुछ मखसूस लोग हैं जो फिल्म लवर हैं, जो सिनेमा लवर हैं, वो आज भी सिनेमा जाते हैं। तो इसलिए कम हो गया है। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इंटरनेशनली जो है ना फिल्म का रुझान ज़रा कम हुआ है। हाँ, वो फिल्म्स बहुत कामयाब हुई हैं जो हाईली बजट वाली फिल्म्स होती हैं और जो कंटेंट वाइज वो होती हैं जो आम लार्जर देन लाइफ जिसको बोलते हैं। तो वो हमारे यहाँ अभी मसला आ रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। एआई आ गया है, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, तो अब तो एआई पे फिल्म आप एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई के जरिए कौन सी फिल्म बना रहे हैं फिर? अभी तो सोच रहे हैं। देखें, फिल्म बनाना बड़ा लंबा प्रोसेस है। कहानी से लेके लास्ट पोस्ट प्रोडक्शन तक आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सालों में फिल्म बनती है और बहुतात में फिल्म नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें जहाँ कहानी के अलावा बात है, एडिटिंग का बड़ा हाथ है, बड़ा टाइम लगता है, फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, फिर साउंड इफेक्ट होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन होती है। एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी 2 महीने में 3 महीने में हो जाती है, शूटिंग वगैरह आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ा काम होता है। तो ये फिल्म बनाना वो काम नहीं कि आपने एक
जैसे कैमरा पकड़ा है, ये शो कर लिया नहीं, उसके आगे पीछे बड़े लवाजमात हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा सीनूर साहब के लार्जर देन लाइफ कहते हैं हम सिनेमा को, बड़ी स्क्रीन कहते हैं, जब छोटी स्क्रीन के लोग भी बड़ी स्क्रीन पे आके काम करना शुरू कर देते हैं तो क्या उनकी एक्सेप्टेंस होती है? अगर उनकी एक्सेप्टेंस भी होती है तो जो लोग बड़ी स्क्रीन के लोग थे वो कहाँ जाएं? मैं बताऊं आपको, ये पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन में फ़र्क पैदा कर दिया है। फ़र्क है ही कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। वही परफॉर्मेंस जो है वहाँ बड़ी स्क्रीन के पर्दे पे आती है, वही टेलीविज़न के स्क्रीन पे आती है। तो ये कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, पता नहीं किन लोगों ने बना दिया। छोटी स्क्रीन का बना नहीं जा सकता, बड़ी स्क्रीन। अभी यार रिसेंटली आप देखें साइमा, बड़ी स्क्रीन जो आपके मुताबिक छोटी स्क्रीन पे जाके उसने बड़ा अच्छा हमें तो ये देखते थे, हमने ये देखा भी है कि अगर हम फॉर इंस्टेंस बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन के आर्टिस्ट अलग हैं, छोटी स्क्रीन के आर्टिस्ट अलग हैं। बड़ी स्क्रीन के आर्टिस्ट की पहचान ही अलग है। अच्छा, ये तो इस मूवी में, ये इस मूवी में, और छोटी स्क्रीन में ये तो इस ड्रामे में आया था, ये तो इस ड्रामे में आया था, तो देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, आप कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। जो फिल्मों में काम कर रहे हैं वो ड्रामा में भी कर रहे हैं, जो ड्रामा में कर रहे हैं हमारे यहाँ भी है। देखिए बहुत सारे एक्टर्स ड्रामे से गए, पीटीवी से गए उस ज़माने में, जिसमें कबीर खान, मसूद अख्तर साहब, अली एजाज साहब, नन्ना मरहूम, बेपनाह ये लोग, तलत हुसैन साहब, बहुत लोग जो ड्रामों से फिल्म में गए, और बहुत सारे लोग जो ड्रामों से फिल्म से ड्रामों में आए। ये जहाँ आपको मौका मिलता है काम करने का, परफॉर्म करने का, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का, तो वहाँ आपको अवेल करनी चाहिए, जाना चाहिए। कैटेगराइज करने वाले पता नहीं कौन लोग हैं। बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपको लगता है कि छोटी स्क्रीन का जो एक्टर है वो लार्जर देन लाइफ जो स्क्रीन है उसके अंदर वही एक्सप्रेशन, वही चीजें लेकर आ सकते हैं? क्योंकि वो तो छोटी स्क्रीन पे होता है, छोटी स्क्रीन पे हम देख रहे होते हैं, हमें जो ऑडियंस होती है उसको पता है एक स्टैटिक चीज है, उसका एक्सप्रेशन जो है बहुत जूम करोगे तो आएगा। मगर एक बड़ी चीज के ऊपर एज अगर मैं बात करूं तो देख रहे हैं तो उसकी एक एक चीज, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप देखें आज छोटी स्क्रीन बकौल आपके नेटफ्लिक्स को देखें, आपको लार्जर देन लाइफ नज़र नहीं आता। उनकी मेकिंग देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनके सब्जेक्ट देखें। कोरियंस ने इतना ज़बरदस्त अपना तासुर छोड़ा है नेटफ्लिक्स के थ्रू, तो फिल्म को पीछे छोड़ दिया। तो ये अपनी सोच है, मैं जो समझता हूँ। आप टीवी की छोटी स्क्रीन पे भी कमाल कर सकती हैं और बड़ी स्क्रीन पे भी कर सकती हैं। आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साइमा जी कैसी हैं? साइमा जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। हमें बड़ा उनसे मिलने का, खैर मैं तो उनसे मिली भी हूँ, बड़ा इश्तियाक भी, और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन आप दोनों जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बने और इंटरव्यू दें, क्योंकि वो नहीं इंटरव्यूज देती, मैंने देखा है। नहीं, वो कभी नहीं देती उनको। बहुत मैंने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा, लोगों ने पैसे ऑफर किए, वो कहती मेरा मिजाज ही नहीं है, मैं फिल्म का बंदा हूँ, मुझे फिल्म करा ले मुझसे चले। तो ये एक अपनी पहचान है अलग से। यहाँ आप देखें लड़कियों को जिनका फिल्म से या टीवी से, शोबिज़ से ताल्लुक़ है, वो भाग भाग के जाके शोज़ में बैठती हैं, पता नहीं क्या क्या हथकंडे, फ़ोटोशूट और ये बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उनकी अपना एक अंदाज़ है, उसका अपना एक, वो नहीं अपने काम से काम। सलीम साहब बहुत सी बातें कर रहे हैं और आपसे बहुत सी बातें मैंने पूछनी है। आज हमने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत से टॉपिक्स बात करनी है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे मेहमान खास जो हैं सैयद नूर साहब हमारे शो में मौजूद हैं और हम चाहते हैं आज हम उनसे बहुत ही क्रिस्प किस्म के क्वेश्चंस पूछें। सैयद नूर साहब, लाहौर में ड्रामा इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं हो रहा? ना फिल्म में काम हो रहा है, ना ड्रामा पे काम हो रहा है। लाहौर को किसकी नज़र लग गई है? लाहौर को चैनल की नज़र लग गई है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के हवाले से चैनल नहीं है जो
ये सारे न्यूज़ चैनल हैं यहाँ पे, और कराची में भी 3 चैनल हैं जो ड्रामा को प्रमोट करते हैं या वो लेते हैं। एक हम है, एक ARY है और एक जियो है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक था A+ था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छे उस ज़माने में कनीज़ वगैरह देखे ना, GT रोड था, कनीज़ था, बहुत चलने वाले प्लेस थे, बहुत चलने वाले प्ले थे, वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो चैनल्स की ज़रूरत है, जैसे फिल्में चलाने के लिए सिनेमा की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई खुद ही शादी हॉल बना दी है। हमने तो नहीं बनाए। हमसे मुराद क्या है आपकी, मुझे ये तो बताए पहले। ये इदारे कहते हैं जब फिल्में नहीं बनेंगी तो हम क्या करें सिनेमा का, ये फिर रेंट पे देंगे इधर शादी में नहीं, जब फिल्में बनेंगी और सिनेमा नहीं होंगे तो फिर ये बात भी, वो तो फिर आप कह रहे थे नेट नहीं थे। अच्छा, अगर प्रोड्यूसर नहीं थे तो प्रोड्यूसर के पार्टनर थे। सिनेमा सपोर्ट करता था फिल्म बनाने वाले को, कि भी उसने फिल्म शुरू की तो जी ये फिल्म हमारी होगी, हमारे सिनेमा में लगेगी, ये हम आपको एडवांस दे रहे हैं फिल्म का, और बीच में फिर और देंगे। प्रोड्यूसर को एक हेल्प हो जाती थी। तो अब तो जब तक प्रोड्यूसर की जेब में 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं है तो फिल्म बना ही नहीं सकता। तो कहाँ से आएंगे 5-6 करोड़? और कौन है जो 5-6 करोड़ लगाएगा और उसको ये यकीन होगा कि ये वापस आ जाएंगे और फिल्म चलेगी? नहीं, फिल्म तो खैर हो सकता है कि उसको कॉन्फिडेंस हो कि फिल्म चलेगी, लेकिन कहाँ चलेगी? मल्टीप्लेक्स में, जहाँ जो है उनको शोज़ का पता ही नहीं होता कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। सिंगल स्क्रीन सिनेमा ख़त्म हो गए। फिल्म जो है ये पाकिस्तान में कम से कम, इवन इंडिया में सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे चलेगी। इंडिया में रिवाइव कर दिया उन्होंने सिंगल स्क्रीन सिनेमा, वो मल्टीप्लेक्स में लगा ही नहीं रहे। वो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये मासिस की फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन सिनेमा में चलेगी। ये क्लासेस की फिल्म है जो 3000 या 2000 रुपए टिकट के खर्च कर सकता है, तो ये मल्टीप्लेक्स में लगा। अच्छा सही नूर साहब, लोग आप पे अजीब अजीब किस्म के इल्जाम भी लगवाते हैं। आज मैं सोचती हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल पूछूं कि सैयद नूर साहब सिर्फ साइमा को ही कास्ट करते हैं, इसके अलावा बहुत उन्होंने कम लोगों को कास्ट किया, मगर हमने देखा कि ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? देखिए, साइमा को अगर मैं कास्ट करता हूँ तो साइमा कौन सी बुरी आर्टिस्ट है या बहुत बदशक्ल है या बहुत इस काबिल नहीं है कि उसको उसे काम दिया जाए। उसका तो फिल्म में या ड्रामे में आना ब्लेसिंग है हमारे लिए, तो मैं क्यों ना करूं? मेरे पास एक ऐसा आर्टिस्ट मुयस्सर है जो मेरे किरदारों को मेरे काम को सजा देता है, तो मैं उसको क्यों ना करूं? तो ये लोग जो बात करते हैं ये अपनी कमज़ोरियां हैं, इनकी अपनी नालायकियां हैं। मैं कभी ध्यान ही नहीं देता क्योंकि मेरा काफिला गुजर रहा है और इनको बोलने दें। अच्छा, आप वैसे भी खबरों की जीनत बने ही रहते हैं, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी, आई थिंक कंट्रोवर्सी आपके पीछे आ जाती है। आज करें कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जन्नत मिर्जा के ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनी रही, अब तो खैर पुरानी हो गई भी है, लेकिन वो बात है कि आपने उसको कास्ट किया, उसके बाद फिर भी बड़ी अजीब सी बातें हुई, एक पॉडकास्ट में गलत किस्म की बातें हो गई, मगर कोई बात नहीं। वो छोटी सी बच्ची है, ना समझ है, उसको फिल्म का नहीं पता, उसने मेरे कहने पे फिल्म कर ली, फिल्म नहीं चली, उसका कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। देखिए, हम उसको तो डायरेक्टर ने करना है ना। मैंने पूरी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये बात क्या सही है कि टिकटॉक के जो स्टार्स हैं, टिकटॉक के जो बने हुए हीरो हीरोइंस बने हुए हैं, उनको लोग पैसे देकर खर्च करके सिनेमा नहीं देखने आते, ये बात सही है? किसी हद तक तो मुझे समझ में आती है, मुझे भी समझ आती है, और ये मशहूर भी है कि जो अब टिकटॉक पे आप आम हालत में फ्री ऑफ कास्ट आप देखने को मिल रहे हैं, आपकी हरकतें मिल रही हैं, वो एक क्लिप 30 सेकंड का है या 40 सेकंड का है। 3 घंटे की फिल्म, 2.5 घंटे की फिल्म, ये अलग चीज़ है। इसका मतलब है कि फिर आपने सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे और आगे वाली फिल्में करना चाहिए? नहीं सोचा, मुझे मौका मिलेगा मैं जन्नत मिर्जा को फिर करूँगा। अच्छा, ये बड़ा आपने विटी तरीके से बोला है। नहीं, रोल की बात है ना, रोल की बात है। हाँ। अब एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल है, हाँ। मैं साइमा को तो नहीं बना सकता। हाँ। ये रोल पे डिपेंड करता है। हाँ। वहां फिर बात करने वाले करें ना कि यहाँ को साइमा को क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि साइमा का रोल नहीं है, और अगर साइमा को लिया है तो उसका रोल है। अब मेरिट के ऊपर बात हुई है, ऑफ कोर्स। अच्छा, रेशम जी के साथ भी कंट्रोवर्सी आई एकदम से कि आपने कहा कि
उनको शोबिज़ इंडस्ट्री में लाने वाला मैं हूँ, लेकिन वो इस बात मैंने को नहीं कहा, निगेट करती हैं। उसको खुद पता होना चाहिए और लोगों को पता है क्या वो कि उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराया, क्या हुआ। बहरहाल उसका टैलेंट था, जितना टैलेंट था उतना वो काम कर गई वो। मैं इस बारे में, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो 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 मुंह पे कोई बात ना कर सके। मैं तो मुंह पे भी कह सकता हूँ, वो आए मेरे सामने बैठे, कहे कि मुझ पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी मैं उसके टाइप का डायरेक्टर हूँ तो मैंने उनको नहीं लिया, तो इसलिए मेरा करियर ख़राब हो गया। अरे करियर तो ख़राब आपने खुद किया, जाके ऐसी ऐसी फिल्में की, फिर करती ना, इंतज़ार करती, मेरी फिल्मों का इंतज़ार करती, मेरे रोल्स का इंतज़ार करती, ऐसी ऐसी जाके फिल्म की कि वो लोग। एक ज़माना था वो जब जीवा में आई, दुपट्टा जल रहा में आई, घूंघट में आई, तो अपर क्लास ने भी उसको एक्सेप्ट किया, यार ये बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। और फिर आप पंजाबी फिल्म में जाके नंगे होके आप डांस कर रही हैं मासिक में, तो फिर वो इंसान अपनी हैसियत खो देता है, अपना मुकाम खो देता है। और फिर वो अब मैं इस पढ़ना नहीं चाहता, वो मेरे बच्चों की तरह है मेरे, जिसने उसको तख्लीक किया हो, एक तरह से उसकी सलाहियतों को एक्सप्लोर किया हो, तो उसके बारे में मैं कैसे कोई लफ्ज़ बुरा बोल सकता हूँ। मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसके गलत फैसलों ने उसको नुकसान पहुँचाया। अच्छा, अगर आप छोटी छोटी मैं एक्ट्रेसेस के बारे में एडवाइस लूँ या पूछूं तो क्या कहेंगे? अगर मीरा जी के ऊपर बात करते हैं हम लोग, तो क्या एडवाइस देंगे, या क्या आप कोई पुराना कोई एक आधी मेमोरी आप याद करेंगे? ये एडवाइस उन्होंने मांगी है मुझसे। ये हम मांग रहे हैं आपसे उनके लिए। नहीं, आप मत मांगे, वो डायरेक्ट आगे मुझसे मांगे एडवाइस, तो मैं आपको एडवाइस दे दूं, वो आप अपने बारे में क्यों नहीं एडवाइस? आप इतने जबरदस्त क्रिटिक हैं, फिल्म का एक लेजेंड हमारे साथ बैठा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने लिए एडवाइस क्यों नहीं मांगती? मुझे भी दे दीजिएगा आप बाद में, शो के बाद में। नहीं, जो लोगों को भी पता चले कि मैंने क्या बताएं, मांगे, क्या एडवाइस मांगती? आप एडवाइस दें, मेरे लिए क्या एडवाइस है? किस सिलसिले में? ऐसे फिल्म के ऊपर, एक क्रिटिक के ऊपर, एक एक्सप्रेशन के ऊपर। देखिए, आप फिल्म में आपको करना चाहिए। तो आई थिंक मुझे ब्रेक की कॉल आ रही है। तो हम लोग ब्रेक के बाद आते हैं, तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ एडवाइजेस। छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सैयद नूर साहब से हम एडवाइस मांग रहे थे, हमने कुछ नाम जो है वो सजेस्ट करे हैं, और आप हमें बताएंगे क्या आप फिल्म क्रिटिक, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ डायरेक्टर, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? मीरा जी, मीरा जी को चूज़ करते हुए रोल बहुत स्ट्रिक्टली ये देखना होगा कि वो रोल उसको सूट करता है कि नहीं करता। ऐसे नहीं कि फिल्म ऑफर हुई और उनको कर लेना चाहिए। अब तो फिल्म ऑफर हो ही नहीं रही ना? नहीं, हो रही हैं, 2-3 फिल्में वो कर रही हैं। अच्छा, हाँ, कर रही हैं। देखिए ना, बाजी फिल्म थी, उसमें बड़ा अच्छा रोल किया था उसने, तो वो सूट कर रहा था उसको। तो एक्टर को रोल जब मिले, अगर डायरेक्टर ने नहीं सोचा कि ये इस रोल में सूट नहीं कर रहा, तो उसको सोचना चाहिए, वो खुद कह देना चाहिए कि मैं तो इस रोल में फिट ही नहीं। आपको क्या लगता है उनको कौन सा रोल करना चाहिए? ग्लैमरस रोल करना चाहिए, बोल्ड रोल करना चाहिए, जो पर्सनालिटी है जो बताएगा। ठीक है। अच्छा, रीमा तो रिटायर हो गई है, अब वो नहीं कर रही, तो अब उनको बच्चे पालने चाहिए। अच्छा, बच्चे पालने चाहिए। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा अब हम जरा ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर भी जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा केस नंबर 9 एक ड्रामा आया है, सबा कमर ने बड़ा बोल्ड किस्म का उसमें परफॉर्मेंस भी की है, और रोल वाले लोगों के ऑडियंस के लिए भी एक पैगाम पहुंचाया है। तो उसके बाद पामाल के अंदर भी आप देखें, सबा कमर की एक्टिंग जो है उस्मान मुख्तार के अगेंस्ट वो आई है, वो भी एक बोल्ड सीन हुआ है जब हॉस्पिटल में वो बैठी हुई, तो उन्होंने हक कर लिया है उस्मान मुख्तार को। वो भी एक सेंटिमेंट दिखाया है जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये भी कह रहे हैं कि ये फहाशी फैलाई जाती है। तो आप में फिल्म क्रिटिक क्या समझते हैं, ऐसे रोल्स ऑडियंस को मैसेज दे रहे हैं कि वाकई फहाशी फैलाई जा रही है? नहीं, मैसेज भी दे रहे हैं और ये चेंज भी है। ये अब कब तक हम वो इन चीज़ों से दूर रहेंगे? मुझे सबा कमर की परफॉर्मेंस इस लिहाज से बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत बोल्ड करती हैं और चैलेंज लेती हैं, वो चैलेंज लेती हैं अपने लिए, और इसीलिए वो तमाम जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट हैं उनसे डिफरेंट है वो, उसके एक्सप्रेशन, उसके
कैरेक्टर्स जितने भी आए हैं वो बड़ा ज़बरदस्त आए हैं, और इसमें भी मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है रोल में। अच्छा, तो देखा आपने, देखी है उनके ड्रामास ये दोनों जो नहीं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे, और जो होते हैं वो ट्रेलर टाइप जो होते हैं उस टाइप से मैंने देखा नहीं। अच्छा, सबा कमर के ऊपर आपने बात की है, सबा कमर को आपको एडवाइस देना चाहेंगे? आपने उनके रोल्स भी देखे, उनके ड्रामास भी देखे हैं। कैरी ऑन सबा, जो आप कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। अच्छा, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी देखे मॉर्निंग शो से निकल के आए, हालांकि बेसिक उनकी फिल्म और टीवी था, ड्रामा, फिल्म, टीवी, मॉर्निंग शो, आई थिंक उन्होंने ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं छोड़ी। तो मॉर्निंग शो में बैठ के तो आर्टिस्ट जो है, जो ड्रामे का हो या फिल्म का हो, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस से निकल जाता है। लोग उसको जब रोल में देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो मॉर्निंग शो चल रहा है, लेकिन इस सुना है मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी, कि इसमें बड़ा उन्होंने भी बड़ा बोल्ड रोल किया है, और उनकी परफॉर्मेंस जो है, इसकी बात करें ना, केस नंबर 9 की, तो उसमें बड़ा अच्छा फैसल में प्रेजेंस है उसकी पर्सनैलिटी में। देखिए, प्रेजेंस जो होती है यही रोल में फिट इन होती है, लेकिन उस प्रेजेंस के मुताबिक रोल होना चाहिए। तो ये रोल उनको सूट कर रहा है जो उन्होंने किया। अब वो कॉलेज बॉय बन जाते तो वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, नुमान हिजाज शरपसंद आपने ड्रामा देखा है? बहुत चल रहा है इस वक्त, और बड़ी जबरदस्त उनकी एक्टिंग भी सामने आई है। नहीं, देखिए, ये जो आप नाम ले रहे हैं, इनको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये तो अपनी जात में एक मुकम्मल है ये सीजन्ड एक्टर्स में अब शामिल होते हैं, चाहे वो नुमान है, फैसल है, ये जितने भी लोग हैं। तो बड़ा उनको एडवाइस क्या देना है, वो तो खुद हमें एडवाइस देंगे। डायरेक्टर को कहेंगे ना कि मुझे ऐसा रोल चाहिए, मुझे ये रोल चाहिए, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जात से। थोड़ी सी बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जिनको आपने इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे शान, बाबर अली की बात करते हैं। तो बाबर अली जो है वो एकदम से फिल्म से खत्म करके, उन्होंने अपनी कोई भी परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने फिल्म छोड़ के इस पे आ गए, ड्रामाज में आ गए, और हर तरह का कैरेक्टर वो कर लेते हैं। क्या कहेंगे? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, फिल्म छोड़ के आ गए कैसे? अरे ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आपको काम की नोयत है कि आपका यही फिल्मों में तो वो हीरो आ रहे थे, यहाँ वो बाप बन रहे हैं। तो सैमा भी तो फूफी बन रही है। नहीं, मेरी बात सुने, उनका ड्रामास भी तो आते रही ना, वो लीड भी करती रही हैं आज तक। अगर उनको मौका मिले तो वो लीड करें, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये इसमें भी एक तरह से लीड ही है। देखिए, ये मोहम्मद अली साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े स्टार हैं, उन जैसा कोई नहीं अब तक। उनकी पर्सनालिटी, उनका काम, उन्होंने भरी जवानी में बूढ़े बाप का रोल किया। हबीब साहब सीजन्ड एक्टर थे, यानी वो 30 साल की उम्र में 50 साल के बूढ़े बने। साइमा जी के ड्रामे की आप बात करिए, जुनैद खान के ऑपोजिट उन्होंने स्टेयर किया था, दुनिया ने पसंद किया था जो उनका ड्रामा आया था। ड्रामे का आई थिंक नाम तो आई रिमेम्बर क्या था, लेकिन जुनैद खान उनके ऑपोजिट थे, लीड उनका ड्रामा था, ये मेरा दीवानापन। तो क्या वो ड्रामा पसंद नहीं किया गया? बहुत किया गया। तो एक हीरोइन नहीं थी, लीड नहीं कर रही थी। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं कर रही थी? तो फिर आप देखिए, शान हो गए, बाबर अली हो गए, ये रोल है ना, ये रोल है, रोल करने चाहिए हमारे। हाँ, हमारे फिल्म के आर्टिस्टों ने साबित किया है। मैडम ज़ेबा, ग्लैमरस लेडी, उन्होंने भरी जवानी में बूढ़ा रोल किया, इंसान और आदमी, और उसके बाद उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से एज हीरोइन काम करती रही हो। तो ये कोई बात नहीं कि जी आप बाप बन गए, ये बन गए तो आप हीरो नहीं बन सकते, ये हीरोइन नहीं बन सकती। ये सोच है, ये लोगों देखने वालों की सोच है, ये माइंडसेट है। हाँ, माइंडसेट किसी हद तक है। लेकिन अच्छा, बड़ा हमें लगता है कि बड़ा स्टार होगा तो ऑब्वियसली बड़ा कैरेक्टर करेगा, हर बंदे के दिमाग में होता है यार, बड़ा ऑब्वियसली नाम है, इतने आपकी पीछे कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री को, तो आप बड़े कैरेक्टर में आएंगे। तो बाबर अली ने बड़ा रोल किया है, छोटा रोल तो नहीं किया। अच्छा, आई थिंक उनके देखिए, ये दोनों पर्सनालिटी से वो रोल मिलता नहीं है, मैच नहीं करता।
नहीं नहीं, मुझे बड़ा अप्रिशिएट हुआ। ये दोनों लोग जो हैं बाबर अली और आसिफ रज़ा, ये दोनों ही इनका स्टार्ट मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल। हाँ जी, आसिफ रज़ा में जब प्ले बॉय लिखी, आसिफ रज़ा उसमें पहली बार लिया स्पोर्टिंग रोल में। फिर मैंने मिस हांगकांग लिखी, उसमें हीरो आए थे। बिल्कुल, हाँ, मुझे याद है। ये अच्छा, आप बाबर अली को क्या एडवाइस देते हैं? एडवाइस दें, चलो हम बात करें। जो कर रहा है वो बेहतरीन कर रहा है। बेहतरीन कर रहा है, बिल्कुल। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं। मैं कौन होता हूँ? अच्छा अच्छा, शादी करिए, मैं कौन होता हूँ? हाँ, वो खुद देखे, एडवाइस दे बच्चे को, एडवाइस दे न्यू कमर्स को। ये जो लोग हैं, ये जो नपे तुले हुए लोग हैं, इनको पता है परफॉर्मेंस क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको एडवाइस देना। एडवाइस इन लोगों को जो भी देगा वो बेवकूफ़ी करेगा। शान की बात करें, गायब हो गया स्क्रीन से, कहीं नजर नहीं आते। शान को उसके मुताबिक रोल दे, वो आ जाएगा स्क्रीन पे, उसकी कीमत दे, वो आ जाएगा स्क्रीन पे। देखिए, इतना काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब आप मुकाम हासिल कर लेते हो, आपकी एक कीमत बन जाती है। अब ये कहें कि जी ये आप 20 साल पहले वाले पैसे ले लें और काम करें, तो कैसे कोई करेगा? शान का प्रॉब्लम ही यही है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही। अगर कीमत जिंदगी भर नहीं मिलेगी, लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कभी कोई स्क्रीन पे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, वो अपनी फिल्में बना रहे हैं, वो अपनी फिल्में बना रहे हैं, वो तो फिल्में तो बन रही हैं। अच्छा, ये तो ऐसा तो बाकी फिल्म्स बन रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता फिल्म्स बन रही हैं। हम ये आपका प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की ड्रामास की प्रमोशन हो रही है, आप देखिए पजीराई मिलती है, और ओवरसीज पाकिस्तानी पागल है। ओवरसीज क्या, हमारे नेबरिंग कंट्रीज ही पागल है। जब ये पिछले दिनों वाकया हुआ मार्च में जो हुआ, जो हमारे आपस में क्लैशेस हुए पाकिस्तान इंडिया के, सबसे ज्यादा जरूरी जो मीम्स बन रही थी कि हम ड्रामे कैसे देखेंगे। हाँ, सही बात है। नहीं, इंडिया में हमारी बहुत व्यूअरशिप है, और एक जमाना में इंडिया के ड्रामे की व्यूअरशिप जो थी वो इधर थी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो हमने, हमारे ड्रामे ने बीट किया उनको, बीट किया। ठीक है, तो जो आपकी जो मूवी अभी आपने कंप्लीट कर ली है, थोड़ी सी अपनी मूवी के ऊपर बात करें। आपकी जो मूवी है, कब हम देखने का हमें मौका मिलेगा, कौन सी उसकी कास्ट है, किस सब्जेक्ट के ऊपर मूवी है? एंटरटेनिंग फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, और एक सिख लड़के की कहानी है जो चंडीगढ़ से लाहौर आता है लाहौर देखने। अच्छा। हाँ, तो 21-22 साल का लड़का है वो, और जब लाहौर आता है तो यहाँ उसके बड़ों के घर भी हैं, वो घर भी ढूंढता है, और उसमें उसको पाकिस्तान में बसे हुए सबसे बड़े शहर लाहौर में लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है। अब उसका परसेप्शन ये है कि क्या होगा, लाहौर के लोग क्या होंगे, जो मीडिया ने, इन लोगों ने स्टैब्लिश किया हुआ है। इंडिया में लोग डरते हैं पाकिस्तान आते हुए, तो वो भी, उसके अंदर भी एक खौफ था कि पता नहीं कैसे लोग हों, लेकिन उसको मोहब्बतें मिलती हैं, प्यार मिलता है जहाँ जाता है। अब वो खाने उसको बहुत पसंद आते हैं। अब वो सोचा था कि लाहौर ऐसे ही होगा, छोटा मोटा, जो उसके दादा ने बताया। अब वो लाहौर का ग्लैमर देखता है, वो पागल हो जाता है। लड़कियां भी देखता है लाहौर की? लड़कियाँ हिंदुस्तान थी। अच्छा, हिंदुस्तान की हैं। हाँ, क्योंकि वो मुसलमान लड़कियां वैसे उसको लिफ्ट नहीं कराती, और वो मुसलमान लड़कियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, क्योंकि वो सिख है। अच्छा, सिख होता है। अच्छा, आपने यहाँ भी रिलीजियस बाउंड्रीज को कायम रखा है। अच्छी नहीं, ये हर्ट होते हैं ना लोग। हाँ, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। देखो, ये मुसलमान, ख़ास तौर पे हम मुसलमान जो हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये मजहब। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था मूवी बनाने का, जो आपको लगा कि दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग? एक हिंदुस्तानी लड़के को यहाँ दिखाना, और उसके पास उसको जस्टिस करना उसके साथ, उस कैरेक्टर के साथ। हीरो कौन है आपका? नया हीरो है। नया हीरो है, और हीरोइन नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल नई कास्ट ली है? नहीं, उसमें नदीम साहब भी हैं, सायमा जी भी हैं, शफकत चीमा भी हैं, आगा माजिद भी हैं, सलीम अलबेला भी हैं। मतलब सपोर्टिंग कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन हीरो हीरोइन नए हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये लड़का कौन है। अच्छा। ये आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। अच्छा। इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छी उसकी पर्सनैलिटी,
इतना अच्छा उसके उसकी जो फिल्म बनी है उसमें उसने जो परफॉर्म किया है, और उसका नाम है ईसा, और वो शान का नेफ्यू है। अच्छा अच्छा, वेरी वेरी नाइस। शफकत चीमा साहब तो वैसे ही बड़े बीमार थे पिछले दिनों। हाँ, वो मेरा काम कंप्लीट हो गया था। अच्छा, आपका काम कंप्लीट हो गया था, अल्लाह मियां उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो हमने एक छोटी सी आई थिंक हमने जो अपने प्रोग्राम है, हमने सोचा था कि ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर हमारा जो प्रोग्राम है अभी बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है। लास्ट मैसेज फिल्म के हवाले से अपनी ऑडियंस को जल्दी से दे दें ताकि मैं शो ख़त्म करूँ। देखिए, ये मत समझे कि फ़िल्म जो है वो बंद हो गई है। एक तब्दीली इस लिहाज से फिल्म में ज़रूर आई है कि हालात फाइनेंस के हवाले से सख्त हो गए। जैसे हालात ठीक होंगे, फिल्में बनेंगी, मल्टी स्क्रीन की बजाय सिंगल स्क्रीन को तरजीह देंगे हम, और उसको आप भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सैयद नूर साहब। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान, बहुत बड़े कहते हैं ना कि हमारे हीरो, हमें मूवीज़ दिखाने वाले, हमें पसे पर्दा चीज़ें दिखाने वाले आज हमारे साथ शो में मौजूद थे, और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। और हमने सोचा कि हम आज रिवाइवल करें लॉलीवुड को, रिवाइव करें उस सिनेमा को, उस सिनेमा घरों को जहाँ कभी जो है हमारी फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पे हिट हुआ करती थी। तो आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ और ज़रूर कॉमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह।